गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से सब्जेक्ट सोशल साइंस स्टैंडर्ड 9th में आज आपको 5 चैप्टर जो है भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण, उसमें हमने पहला भाग पढ़ा था। जहाँ हमें अब दूसरा भाग आगे हमें पढ़ाना है, तब हम जानेंगे संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलता किस प्रकार रही है, इस बारे में। तो आइए हम समझते हैं संघर्ष को कुचल डालने में सरकार की असफलताएं। तो इस संघर्ष की जो उग्रता और व्यापकता के कारण सामूहिक गिरफ्तारी और भारी दमन नीति से थोड़े समय में सरकार की जो कुचल डालने की जो नीति थी वो सफल नहीं हुई। पूरे देश में जो जगह जगह पर बहुत व्यापक मात्रा में संघर्ष का फैलाव, तोड़फोड़ द्वारा सरकारी व्यवस्था और तहस नहस का प्रयास हुआ। तो इस तरह से पूरे संघर्ष का फैलाव जो है वो तोड़फोड़ द्वारा सरकारी की जो भी व्यवस्था थी उसको तहस नहस करने का प्रयास हुआ, जिसमें 70,000 से भी अधिक लोग जेल में बंद हुए। इस आंदोलन के दौरान 538 राउंड गोलियां चलाई गईं। 1028 लोगों ने अपने प्राण भी गंवाए। 3200 लोग इसमें घायल हुए। अहमदाबाद और पटना में गोली चलाए जाने में बड़ी संख्या में देखा जाए तो विद्यार्थियों की भी मृत्यु हुई, यानी विद्यार्थी मारे गए। इस संघर्ष में लोगों ने जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक वीरता बताई थी, उसमें विश्व के साथ ब्रिटिश सरकार पर ऐसी छाप पड़ी कि अब अधिक समय तक वे लोग भारत में अपना शासन टिका पाएंगे नहीं। तो लोगों ने स्वयंभू आंदोलन चलाया, जिसमें भारत छोड़ो शब्द लोगों ने स्वयं स्फूर्ति घोषणा के रूप में अपनाया था, और इस सूत्र से डोमिनियन स्टेटस यानी उपनिवेशित स्वराज्य का ख्याल अदृश्य हो गया। अब जो पूर्ण स्वराज ही चाहिए उसके लिए कटिबद्ध हो गए, और उसके बाद 5वें वर्ष में हमारे भारत को एक संपूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। अगला पॉइंट है हमारा आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म उड़ीसा राज्य के कटक शहर में हुआ था। 23 जनवरी 1887 में उड़ीसा राज्य के कटक शहर में सुभाष बोस जी का जन्म हुआ। उनके पिता जो हैं वो राय बहादुर जानकीनाथ बोस सरकारी जो वकील थे। उनकी माता जो थी पार्वती देवी, वो धार्मिक प्रवृत्ति करती थीं। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में से बहुत से अच्छे अंकों से परीक्षा पास करके वो विशेष अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए थे। वहाँ से बहुत कठिन मानी जाती जो परीक्षा है ICS, जिसे इंडियन सिविल सर्विस कहते हैं, उस परीक्षा में वो चौथे नंबर से पास होकर कोलकाता वापस लौटे थे। तो ऐसा मानना था कि ये मतलब बताया गया उड़ीसा के थे यानी बंगाली, तो बंगाली लड़का होने के साथ ये माना गया था, इनके बारे में ऐसा सोचा गया था कि बंगाली लड़का जो है ये भविष्य में ब्रिटिश सरकार का एक वफादारी सेवक बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसी ने भारत के ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया। कोलकाता में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अंग्रेज अध्यापक और द्वारा रंग भेद की नीतियों और भारतीय विद्यार्थियों के साथ उन्होंने अपमानजनक व्यवहार और अभिमान के कड़वे अनुभव में उनके मस्तिष्क में क्रांति के बीज बोए गए, जहां बताया गया है कि उन्हें भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अधिक रुचि भी थी, और इसलिए वे भारतीय महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता भी बने। उन्होंने राष्ट्रीय स्वराज दल में जुड़कर 1923 में थोड़े ही समय में वो युवक के बहुत ही प्रिय नेता बन गए थे, जिसकी वजह से उन्हें नेताजी भी कहा गया था। सविनय अवज्ञा कानून की लड़ाई में वे आगे रहे और उन्होंने कारावास भी भोगा तथा जेल में भी बंद हुए थे। ईस्वी सन 1938 में मात्र 41 वर्ष की उम्र में सुभाष चंद्र बोस युवावस्था में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना और उनकी लोकप्रियता और योग्यता का एक द्योतक था। सुभाष चंद्र बोस के उदात्त विचारों का गांधी जी के विचारों के साथ विशेष मेल नहीं बैठने के कारण गांधी जी के साथ मतभेद होने से उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक के नए राजनीतिक दल में स्थापना की तथा यहाँ बताया गया है कि उनके जो विचार थे वो उदात्त विचार थे, जो गांधी जी के विचारों से नहीं मिल रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की नीति छोड़ दी, यानी कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक दल थी उसकी स्थापना की, और अवृत सभाएं जो थी सभाएं उसमें संबोधित करके उन्होंने देश के प्रवास करने और ब्रिटिश रो के विरुद्ध में जनमत जागृत करके आश्रय में जगह जगह पे उन्होंने प्रवास भी किया, यानी कई जगह उन्होंने घूमा, और अंत में हिंद सुरक्षा द्वारा धारा अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार करके कारावास में बंद कर दिया गया था, जहां बताया गया है कि इसी सन 1940 में जहां बंद किया तो कारावास में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उनके साथ अनुचित व्यवहार होने से उनका जो
आमरण उपवास किया। तो यानी ये बताया गया है कि उन्हें कैसा माना गया था कि राजनीतिक कैदी के रूप में उन्हें अनुचित व्यवहार करने वाला माना गया था। तो इस तरह से उनकी जो तबीयत खराब होने की वजह से निवास स्थान पर उन्हें नज़रबंदी रखा गया, क्योंकि वहाँ पर क्या बताया गया है कि उन्हें जिस समय में कारावास में बंद किया था उनके साथ बहुत ही अनुचित यानी अच्छा व्यवहार ना करने की वजह से उन्हें उपवास किया गया। उनका उपवास रखने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें कारावास में बंद करके एक निवास स्थान पर उन्हें नज़रबंद रखा गया था। तो उनके ऊपर हमेशा नज़र रखी जाती थी। परंतु फिर भी सुभाष चंद्र बोस पठान का वेश बदला और वहाँ से बदल के वो कोलकाता के पेशावर, काबुल, ईरान, रूस होकर और जर्मनी पहुँच गए, जहाँ 28 मार्च 1942 में वे जर्मनी पहुँचे। और जर्मनी के जो भारतीय लोग थे, यानी जर्मनी में जो भारतीय लोग थे, उन लोगों ने चंद्र बोस जो थे उनका बहुत ही हार्दिक स्वागत किया। बर्लिन लेडियों पे उन्होंने अपने देशवासियों को ब्रिटेन के विरुद्ध जिहाद जागरने का अनुरोध किया, और जर्मनी में हिटलर के साथ भारत की आज़ादी के विषय में उन्होंने चर्चा की, जो 1941-29 मई को बताई गई है ये आज़ादी के विषय में, जहां उन्होंने हिटलर के साथ चर्चा की थी। उन्होंने सबसे पहले रोम और पेरिस में स्वतंत्र भारत के संबंधित सैनिक दल भी स्थापित किया, जिसमें 3000 भारतीयों को भर्ती किया गया था। और भारत में से भागकर फिर वो जापान बसे, और जापान बसे हुए जो भारतीय क्रांतिकारी जो नेता रास बिहारी बोस ने सभी मंडलों को जोड़ने वाली एक संस्था थी, जिसे संस्था स्थापित की थी, जिसका नाम दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक केंद्र उन्होंने स्थापना की थी इस चीज़ की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज तैयार करने का एक निर्णय ले लिया था, जिसमें विश्व के अलग अलग देशों में से बसने वाले जो भारतीय थे, जैसे कि मयाना है, जापान है, चीन, सुमात्रा, जावा, फिर हांगकांग, बोर्नियो, अंडमान, म्यांमार आदि जो स्थान थे, वहाँ से उन्होंने 100 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे, जिसमें से जापान के हाथ में युद्ध कैदी के रूप में पकड़े गए जो कैप्टन मोहन सिंह इस परिषद में उपस्थित थे, जिसमें रास बिहारी को बॉस के रूप में चुना गया था। अब हम जानेंगे आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो अंग्रेज़ों की जो कठोर और सुरक्षा को भेद कर सुभाष चंद्र बोस एक समरीन द्वारा बर्लिन चालाकी पूर्वक जापान पहुंच गए थे। तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब अंग्रेज़ की जो कठोर सुरक्षा थी, यानी उन्होंने जो इतनी अच्छी सुरक्षा करके रखी थी, तो उसके बारे में उन्हें जब जानकारी मिली तो वो बड़ी ही चालाकी से 1943 में वो बड़ी चालाकी पूर्वक जापान पहुंच गए थे, और यहाँ उनका एक जोरदार साहस बताया गया था। वहाँ पर रास बिहारी बोस ने और हिंद मुक्ति की इस फौज में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का एक आमंत्रण दिया था। तो इस प्रकार बताया गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सर्वोच्च नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को संभालने का आमंत्रण दिया रास बिहारी जी ने। यह निश्चित किया गया था कि यह जो फौज है वो मात्र भारतीय सैन्य और भारतीय अधिकारियों की ही होगी, और इसमें भारत की मुक्ति के लिए ही ये लड़ेगी। तो उसे जापान और एग्लेशिया में भारतीयों की मदद मिली, जिसमें जापान के जो प्रधानमंत्री थे टोजो के साथ उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद भारत में पूर्व स्वराज के लिए सभी प्रकार से सहायता करने के लिए निश्चय किया गया। जापानी सेना भारत में जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे जो काम चलाऊ सरकार का वहाँ गठन करके वहाँ की व्यवस्था भी उसे सौंपी, और जापान में उन्हें काफ़ी मान्यता मिली सुभाष चंद्र बोस जी को। फिर 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जापान से सिंगापुर गए, वहाँ से सर्व सम्मानित 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। साथ ही साथ में देखा जाए तो रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के प्रधान पद में सर्वेच्छापूर्वक निवृत्ति लेकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज के प्रधान के रूप में उनकी नियुक्ति की थी। वहाँ बसने वाले जो भी भारतीय लोग थे, उन लोगों को मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए योग्य और समर्थ नेता मिला था। अर्थात ये कह सकते हैं कि वहाँ के जो बसने वाले भारतीय लोग थे, उन्हें ऐसा नेता मिला जो उन्हें मातृभूमि को मुक्त कराएगा। तो तब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने तभी उसी समय वो जो भारतवासी थे, वहाँ के बसने वाले लोग, उन्हीं लोगों ने वहाँ पर सुभाष चंद्र जी को एक प्यारा नेता नाम दिया गया, जिसे उसे नेताजी के नाम से जाना जाने लगे। और नेताजी ने सैनिकों को फिर काफ़ी सूत्र दिए, जिसमें थे चलो दिल्ली, फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद जैसे नारे जो थे वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए
अपने कुशल मार्गदर्शन द्वारा समांतर सरकार की रचना और दक्षिण पूर्व एशिया में देशों की यात्रा करके वे भारतीय मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सर्व बलिदान देने की उन्होंने मांग की थी। उसके बाद यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने काम चलाऊ सरकार की स्थापना की थी, अर्थात हमारे देश में, यानी एक काम चलाऊ यानी इस प्रधानमंत्री के रूप में, जहाँ पे इनका सेनापति भी बने थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का जो नेतृत्व संभालने के साथ सुभाष चंद्र बोस ने एक काम चलाऊ सरकार की रचना की, जिसमें वे प्रधानमंत्री और सेना के सर्वोच्च सेनापति भी बने, जिसमें भारत की इस काम चलाऊ सरकार को जापान, जर्मनी, चीन, इटली, वर्मा आदि देशों में काफ़ी मान्यता मिली थी। इस सरकार ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज स्वीकार किया था। आय के लिए जापान की सहायता और स्वैच्छिक अनुदान, संपत्ति कर लगाना भी यहाँ पर निश्चित हुआ, यानी संपत्ति पर टैक्स लगाना। इसके अलावा नेताजी ने 1943 में अंडमान निकोबार टापुओं की मुलाकात लेकर इन टापुओं को क्रमशः शहीद और स्वराज का नाम दिया था। तो इस प्रकार से ये आपको सरकार की स्थापना बतानी है कि किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ देश को चलाने के लिए काम चलाऊ सरकार की रचना की थी। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हम जानेंगे कि अंतिम और दौर और सुभाष चंद्र बोस का बलिदान किस प्रकार है वो बताना है। तो मई 1944 में नेताजी के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी ने रंगूर फ्रॉम कोमिया, यानी जो वर्तमान नागालैंड की राजधानी है, इसके अलावा आदि प्रदेश अधिकार में उन्होंने ले लिए थे। इसके उपरांत उन्होंने इम्फाल, यानी कि जो मणिपुर की राजधानी है, उसे भी जीत लिया। परंतु जिस समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के इस काल में ब्रिटेन की ओर से अमेरिका क्या करे, युद्ध में कूद पड़ी। यानी ये कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका इस युद्ध में कूदा, और जिसकी वजह से जापान के जो नागासाकी और हिसोराबाद में जो उन्होंने शहर में जो बम फेंके थे, तो उस बम फेंकने की वजह से जो जापान था वो अमेरिका की शरणागति उन्होंने स्वीकार कर ली। उन्होंने जब शरणागति स्वीकार कर ली तो जो नेताजी को जापान की ओर से बहुत सहायता मिलती थी वो सहायता बंद हो गई, क्योंकि जापान ने क्या किया था, शरणागति ले ली थी। तो जापान की ओर से सहायता उन्हें बंद हो गई। उसके बाद ब्रिटेन ने हवाई जहाज़ों की आज़ाद हिंद फौज पर कई बमबारी के कारण स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति जब खराब हुई तो उस समय में नेताजी ने क्या किया, कठिन परिस्थिति में उन्होंने विमान द्वारा बैंकॉक और साइगोन फॉर्मेसा द्वीप के ताइपेई विमान के केंद्र पर पहुंचकर, परंतु विमान में अचानक आग लगी। यानी वो वहां पर विमान में पहुंचे, लेकिन उस विमान में अचानक आग लगी, जो 18 अगस्त 1945 की घटना बताई गई है, जिसमें हॉस्पिटल में चिकित्सा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा गया है। बाकी आज तक नहीं पता, इसलिए इसे इस घटना को अभी तक अनसुलझा रहस्य माना गया है कि सुभाष बाबू का अवसान विमान घटना में होने के बारे में आज तक एक अनसुलझा ही रहस्य है। इनके बारे में अभी तक नहीं पता चला कि इनकी सिर्फ इतना बताया जाता है कि विमान में अचानक आग लगने से इनकी मृत्यु हुई थी, बल्कि इनकी ना तो डेड बॉडी मिली, ना इनका कुछ रहस्य पता चला। इसलिए एक तरफ से ये कहा जाता है सुभाष चंद्र जो हैं बोस, वो एक अनंत लोक में गए हैं। इस तरह से इनकी एक कहावत बनाई गई है, क्योंकि इनका अभी तक जो मृत्यु है, जो मृत्यु की दुर्घटना है, उसे अभी तक रहस्य ही माना गया है। फिर हम जानेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन। तो आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सेनापतियों पर राजद्रोह का केस चलाया गया। फिर उसमें भूला भाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू फौज की ओर से केस लड़े, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उन सेनापतियों को सजा दी, जिसका प्रचंड लोग जो था विरोध होने से वापस लेना पड़ा। और इस घटना से बम्बई के नौका विरोध में 1946 के कारण अंग्रेज़ों ने भारत को स्वराज देने की जो चर्चा थी तो यहाँ अंग्रेज़ों ने भारत को स्वराज देने की चर्चा शुरू की, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 में कि ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रचित सरकार को भारत की समस्त सत्ता सौंप कर 1948 तक उन्हें विदा होना होगा। तो इस दौरान भारत का जो वाइसराय के रूप में विवेल के जगह जो माउंटबेटन की नियुक्ति की गई थी, तो उस भारत में हुए जो दंगे के कारण देश की स्थिति अत्यंत करुण थी। तो संविधान सभा की जो रचना के लिए 1946 में चुनाव में कांग्रेस को 210 में से 201 और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 सीटें मिली थीं, जिसमें बताया गया है कि लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रबल मांग की और सरकार पर दबाव डालने के लिए 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में उसे मानने का आदेश दिया।
जिससे क्या हुआ कि पूरे भारत में कौमी दंगे होने लगे। तो कौमी दंगे होने की वजह से कौम यानी अपने अपने कौम के लिए वहाँ पे दंगे होने लगे, जिसमें यह देखकर जो सरदार पटेल और नेहरू सहित कांग्रेस के नेताओं को लगा कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई भी विकल्प नहीं है यहाँ पे, यानी कौम के लिए जो दंगे फसाद हो रहे थे, तो उसकी वजह से ऐसा लगा कि हाँ अब हमारे मतलब पाकिस्तान की जो मांग है उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसके अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब कोई चॉइस नहीं रही तो मुस्लिम लीग और जिन्ना का सत्याग्रह 9 दिसंबर 1946 संविधान का सभा मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, जिसमें लीग ने 31 जनवरी 1947 में पाकिस्तान प्राप्त के लिए उन्होंने उग्र कार्यक्रम का आग्रह करने के कारण भारत को विभाजन स्वीकार करने की एक परिस्थिति पैदा कर दी। इस सहयोग में माउंटबेटन ने नेहरू और सरदार जी को समझाया, मतलब उस समय में माउंटबेटन आए हुए थे तो उन्होंने नेहरू और सरदार को समझाया कि अनेक स्वायत्त विरोधी इकाई वाले निर्बल केंद्र सरकार की अपेक्षा केंद्र के अधीन ऐसे प्रशासनिक इकाइयों के साथ केंद्र सरकार वाला भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा। तो यानी उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से अगर इसे विभाजित कर लें तो ही भारत अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा, वरना नहीं। तो नेताओं को ये तर्क माउंटबेटन का उचित लगा कि अगर हम हमारे मतलब भारत को अगर भारत और पाकिस्तान इस तरह से अगर दोनों कौमों में उसे विभाजित कर देंगे तो ही आगे चल के जो सरकार वाला जो भारत है वो अधिक शांति प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से नेता को उनका जो तर्क था यानी उनकी जो बात थी वो उचित लगी और उन्होंने नेहरू और सरदार और गांधी जी के साथ परामर्श किया और गांधी जी ने विवश होकर भारत के विभाजन की भारी मन की स्वीकार की, क्योंकि गांधी जी भारत का विभाजन चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने गोलमेज परिषद की का भी 2 से 3 बार उन्होंने बहिष्कार इसीलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। लेकिन नेहरू जी और सरदार जी के साथ जब उनकी बात हुई तो गांधी जी को विवश होकर भारत के विभाजन के लिए स्वीकार के लिए हामी भरनी। अब हम जानेंगे इसमें माउंटबेटन की योजना जो 1947 में भारत का उन्होंने विभाजन किस प्रकार किया। तो वाइसराय माउंटबेटन ने अपना स्थान संभाल लिया था और उन्होंने 24 मार्च 1947 में वो आए थे, उस समय में उन्होंने अपना स्थान संभाला। उसके मतानुसार यानी उनके कहने के अनुसार भारत का विभाजन करने में अतिरिक्त अब कोई उपाय बाकी नहीं बचा था। उन्होंने जिस हिसाब से समझाया तो उसे माना गया कि भारत का विभाजन करना जरूरी है, उसके बिना हमारे पास कोई उपाय नहीं था, जिसमें सरदार पटेल जैसे कई प्रत्यदर्शी नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके उन्होंने भी इस चीज़ का आग्रह किया था कि इस तरह संजोगी में अगर लंबी चर्चा और विचार विमर्श के अंत में फिर 3 जून 1947 में वाइसराय माउंटबेटन ने अखंड भारत के जो कभी टूटने वाला नहीं था ऐसे अखंड भारत के 2 भाग करके अंतिम योजना प्रस्तुत की और ये जो भारत के 2 भाग की जो योजना हुई इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस योजना को भी स्वीकार किया, जबकि वाइसराय माउंटबेटन ने पंजाब बंगाल के हिंदू बाहुल्य विस्तार को भारत के साथ और मुस्लिम बहु विस्तारों के पाकिस्तान के साथ तथा वायु सीमा प्रांत बलूचिस्तान और सिलहट क्षेत्रों में भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने के निर्णय स्वीकार की थी। तो इस प्रकार से माउंटबेटन योजना आप समझा सकते हो। फिर अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे हिंद स्वराज कानून, जिसमें वायरस माउंटबेटन की योजना के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंद स्वराज कानून 1947 में पारित किया था। इस कानून के अनुसार भारतीय संघ ने सर्वप्रथम जो गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन और पाकिस्तान में जिन्ना को चुना था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जिस समय में भारत का विभाजन हुआ तो उस समय में पार्लियामेंट ने हिंद स्वतंत्रता कानून जो पारित किया था उसके अनुसार देखा जाए तो भारतीय संघ ने प्रथम गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था और पाकिस्तान का था जनाब जिन्ना को चुना था। इस कानून से भारत की पराधीनता समाप्त हुई और इसलिए गांधी जी इस धारा को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को दिया गया एकमात्र उत्तम और श्रेष्ठकर कानून कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार के अंतिम वायरस माउंटबेटन द्वारा सत्ता सौंपने की कार्रवाई की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह में 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में आयोजित करके की गई थी। ध्वज स्तंभ पर से इंग्लैंड राष्ट्रध्वज यूनियन जैक नीचे उतारा गया, जहां पर हमारे भारत का तिरंगा राष्ट्रध्वज को फहराया गया था। माउंटबेटन ने भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर यानी कहा गया है पहले माउंटबेटन गवर्नर बना था, उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को तो उस समय में
जब यहाँ पे ये बताया गया है कि भारत का तिरंगा फहराने के बाद माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत का दस्तावेज जो है वो प्रथम गवर्नर बनाया था नियुक्ति करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ आप बता सकते हो कि स्वतंत्र भारत का बताना है, भारत को स्वतंत्रता का दस्तावेज भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी को। उसके बाद सत्ता हस्तांतरण की सारी कार्यवाही पूरी हुई। समग्र वातावरण हर्षोल्लास यानी कि खुशियों से लहर गूंज उठा, जहां 15 अगस्त 1947 में सुंदर प्रभात उदित हुआ और समस्त भारत की जो जनता के आनंद और उल्लास से प्रथम स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ, जिस दिन से लेके आज दिन तक हमारे भारत देश में 15 अगस्त 1947 के दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जगह जगह इसमें तोरण बांधे गए, विद्यार्थियों को मिठाइयाँ बांटी गई, सभी ने प्रतिज्ञा ली। प्रतिज्ञा पूरी होने से राहत अनुभव किया, परंतु गांधी जी हिंद विभाजन से दुखी होकर वे गहरे शोक में चिंतित में डूबे रहे। यानी गांधी जी को खुशी तो हुई, लेकिन इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख हुआ कि भारत का विभाजन जो हुआ था वो विभाजन भारत का नहीं चाहते थे, पर भारत के विभाजन होने से वो काफ़ी दुखी और शोक में डूबे रहे। फिर है स्वतंत्र भारत और उसके समक्ष तात्कालिक जो समस्याएं उद्भव हुई वो, तो माउंटबेटन योजना और हिंद स्वराज धारा के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तान की विभाजित स्वतंत्रता भारत और पाकिस्तानी इन दो स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए सैनिक की व्यवस्था, फिर संपत्ति संबंधी समस्याएं, लेन देन के हिसाब, निराश्रित समस्या, सार्वजनिक सेवा और उनके लिए अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था के उपरांत, इसके अलावा भारत के पश्चिम में स्थित पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करने में आदि में इन सब तरह की बहुत सारी समस्याओं का निवारण करना था। तो ये उस समय तात्कालिक समस्याएं बताई गई हैं कि दो भागों में जब भारत को बांटा गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, तो किस प्रकार से सैनिकों की व्यवस्था करनी थी, संपत्ति की समस्या उत्पन्न हुई, लेन देन वस्तुओं का आयात निर्यात करने का हिसाब किताब करने की समस्या उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनकी समस्याएं बतानी हैं। इन परिस्थितियों का निराकरण करने के लिए माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान के दो मिलकर 5 प्रतिनिधियों की समिति की इन्होंने नियुक्ति की और इस समिति ने ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए संबंधित प्रश्नों के जानकार विशेषों की अलग अलग समिति नियुक्ति की और फिर उन्होंने मतभेद की स्थिति में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान ने एक प्रतिनिधियों से बना पंचायती आयोग जो फैसला दे उसे अंतिम मानने दोनों ने ऐसे देशों ने स्वीकार किया था। ये कह सकते हैं जब इस प्रकार की समस्या हुई तो उन लोगों ने इस चीज़ को मान लिया कि मतलब इस समिति में जो भी प्रश्न हल किए जाएंगे उसके लिए मतभेद देकर जो भी न्यायाधीश यानी भारत और पाकिस्तान में जो पंचायती आयोग का फैसला देगा तो उसे अंतिम फैसला मानकर दोनों देश उसे स्वीकार करेंगे, इस प्रकार माना गया। भारतीय सेना के सेनापति ने सेना और सैन्य सामग्री का विभाजन पूरी करने पर 1948 फरवरी ब्रिटिश सरकार ने भारत से विदा ली। इस प्रकार से हमारा भारत यानी स्वतंत्र हुआ और सैनिक, न्यायाधीश, प्रशासनिक आदि सेवा करने वाले अधिकारियों को भारत पाकिस्तान विकल्प स्वीकार करके तथा उससे संबंधित वेतन भत्ता, नौकरी की सुरक्षा का विश्वास दिलाया। जहां भारत और पाकिस्तान छोड़कर आने वाले निवासित नागरिक उनकी तथा दोनों देशों की संपत्ति, रोजगार, व्यावसायिक आदि समस्याओं को ध्येय कुशलतापूर्वक हल किया। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब समय में भारत को दो भागों में बांटा गया भारत और पाकिस्तान, तो कई पाकिस्तानी ऐसे थे जो बंटवारा करने पे हमारे भारत में आए। तो ऐसे पाकिस्तानियों को विश्वास दिलाया गया कि उन्हें वेतन भत्ता, नौकरी वगैरह का उन्हें विश्वास दिलाया गया, उन्हें रोजगारी मिलेगी, व्यवसाय समस्याएं जो उनको कुशलपूर्वक उनका ऐसे प्रश्नों को हल किया। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में 562 देसी रजवाड़ों को स्वतंत्र भारत रंग में जोड़ने पर भागीरथ प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और लोह मनोबल से कूटनीतियों पूर्वक बातचीत द्वारा उनको इस चीज़ों को भी हल किया कि जो लोग यहाँ पर मतलब हमारे भारत देश में आएंगे उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर भी विभाजन के कारण हुए कौमी दंगों का जो प्रभाव वो महात्मा गांधी की हत्या का आघात हुआ और स्वतंत्र भारत को सुशासन देकर स्वावलंबी बनाना, कृषि क्षेत्र में कमजोर स्थिति होना, देश में शांति और सुलभ वातावरण तैयार करना, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे प्रश्नों आदि विषय पर निराकरण करने के लिए दीर्घकालीन आयोजन बनाना आवश्यक रहा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये क्वेश्चन सभी आपको अपनी नोटबुक में हल करने हैं। आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपको सभी अपने नोटबुक में हल करने हैं। यहाँ MCQ दिए हैं
साइमन कमीशन कितने सदस्य का बना हुआ था, तो आप बता सकते हैं कितने था, 7 का। डांडीकुंच कब आरंभ हुआ, तो 12 मार्च 1930। किस व्यक्ति ने डांडीकुंच की तुलना महामहिष्क्रम के साथ की थी, तो आएगा महादेव भाई देसाई। डोमिनेंस स्टेट की उपाधि बतानी है, तो उपनिषद स्वराज। फिर मॉन्टफोर्ट के सुधार की समस्या के लिए कितने वर्ष में कमीशन नियुक्त की व्यवस्था की गई थी, तो 10 वर्ष। साइमन कमीशन का जो विरोध के समय में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी, तो लाला लजपत राय। फिर नेताजी का प्यारा नाम, तो सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान के विभाजन के समय में भारत का जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो माउंटबेटन। तो इस तरह से आपके विकल्प कंप्लीट हुए। आपको हमारा ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।